वेलकम मित्रों। स्वागत है मिशन राजस्व लेखपाल के अंतर्गत आज सामान्य ज्ञान के तीसरे भाग भारत का इतिहास के संबंध में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, पद्य में लिखी संस्कृत की पहली रचना कौन सी है? तो हम देखेंगे कल्हड़ की राजतरंगिणी। ये कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है और इसमें सबसे विशेष बात है मानचित्र का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों, गद्य में लिखी संस्कृत की पहली रचना तो कादंबरी है, जिसके रचयिता हैं बाणभट्ट। आगे तीसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों, लीलावती गणित की पुस्तक है जो बीजगणित पर लिखी गई है। ये भास्कराचार्य ने लिखा था। जो लीलावती उनकी पत्नी का नाम था, उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लीलावती रखा था। वह विदेशी यात्री जो पांड्य राज्य नहीं गया किंतु पांड्य राज्यों के बारे में वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, वह है मार्को पोलो। अब हम कुछ विदेशी यात्रियों को देखेंगे और किस राज्य या राजा के समय वो भारत आए थे। पहला है निकितन, वो बहमनी राज्य में आया था। निकोलो कोंटी कृष्णदेव राय के समय में आया। अब्दुल रज्जाक देवराय के समय में आया था। राल्फ फिच अकबर के समय में आए। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों जहांगीर के समय में आए थे। पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे, फिर टॉमस रो। मनुची 1658 में जब जहाँ औरंगजेब का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उस समय मनुची आए थे। छठवां देखेंगे जो है कृष्णदेव राय। इनका जो कार्यकाल रहा है 1509 से 1527, कहीं कहीं 1529 दिया है। इनके संबंध में इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी। अष्ट तेलुगु यानी तेलुगु कवियों का ये संरक्षक थे, बहुत बड़े। 8 तेलुगु कवियों की इन्होंने एक संगठन बनाया था अष्ट दिग्गज के नाम से। देखते हैं इनकी दो रचनाएं हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। जामंती कल्याण किस भाषा में है और अमुक्त माल्यद किस भाषा में है? तो जामंती कल्याण जो संस्कृत में लिखी गई एक नाटक है और अमुक्त माल्यद शासन पे लिखी गई, राज व्यवस्था पे लिखी गई तेलुगु भाषा की पुस्तक है। सातवां देखेंगे मित्रों, विजयनगर में स्थानीय प्रशासन पे नियंत्रण की जो व्यवस्था थी उसका क्या नाम था? तो उस व्यवस्था का नाम था आयंगार व्यवस्था। पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में कि आयंगार व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी, तो विजयनगर शासन में प्रस्तुत था ये। इसी से मिलता जुलता एक नायंगार व्यवस्था थी जो विजयनगर में नायक की व्यवस्था से संबंधित था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो लोग गए थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें बड़वे कहा जाता था। नवा हम देखेंगे, चोल राज्य का विभाजन किस प्रकार था? तो सबसे उच्च स्तर पे मंडल था जिसे प्रांत भी कहा जाता था, उससे नीचे कोट्टम जिला, फिर वलनाडु और नाडु, और सबसे छोटा जो ग्राम था उसे उर कहा जाता था। और ये चोल राज्य की विभाजन की सबसे छोटी इकाई थी। 10वां मित्रों, आगरा का प्राचीन नाम क्या था? आगरा का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। आगे देखेंगे मित्रों, श्रीलंका पर सर्वप्रथम कौन सा भारतीय शासक विजय पाया था? तो सबसे पहले तो राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार प्राप्त किया था। उसके बाद राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका पर विजय पाई थी और अपनी राजधानी बनाया था। चोल राज्य का एक प्रांत भी स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगाया था, किन किन चीज़ों पर रोक लगाया था? हक ए खुदी और खिदमत ए खुदी पर रोक लगाया था। तीसरा है वास्तविक मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो हम देखेंगे सर्वप्रथम बलबन के मकबरे में हुई इसका प्रयोग हुआ मेहराब का। मेहराब होता क्या है थोड़ा देख लेते हैं मित्रों। मेहराब जो गेट बने होते थे उस समय, गेट के जो नक्काशी यानी जो उसमें नक्शा बनाया जाता था स्थापत्य में, उसी को मेहराब कहा जाता था। जैसे ये दो प्रकार के थे, फारसी मेहराब और सल्फूक मेहराब। अलाउद्दीन के काल में यानी अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो थे सल्फूक मेहराब थे।
और दूसरा फारसी मेहराब के बारे में देखें, 4 प्रकार के थे। प्यालेदार जो था, देख रहे हैं डिजाइनिंग में यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं मित्रों, देखते हैं यहाँ प्याले की समान रचना है इस तरह से। ये प्यालेदार रचना थी। और कांटेदार रचना थी गेट पे, इस तरह की जो रचना थी उसे कांटेदार रचना कहा जाता था। अगला, कुछ मेहराब इस तरह थे कि दाब उनका दीवार पर रहता था, चित्र में देख लीजिए, और कुछ का केंद्र पर दाब होता था, चित्र में दिखाया गया है। अवास्तविक मेहराब जो थे वो भारतीय मेहराब कहलाते थे, क्योंकि वास्तविकता नहीं थी उस मेहराब में। इसे एक और नाम कलरिका आधारित नाम भी दिया जाता है, यानी कलरिका आधारित मेहराब। अगला देखेंगे प्रश्न मित्रों, सस्यावर्तन यानी फसल चक्र की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका उत्तर है मित्रों मोहम्मद बिन तुगलक। महाभारत का अरबी अनुवाद रज्मनामा के नाम से है और इसे नकीब खां ने किया था। 16वां है मित्रों, दक्षिण भारत से संबंधित है प्रश्न। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो देखेंगे हम 12 थी। ये वैष्णव संत थे। इनमें प्रमुख थे कुलशेखर, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषा के जानकार थे। नैनार संतों की संख्या 63 थी, ये शैव धर्म संप्रदाय से संबंधित है। सिद्ध संतों की संख्या 84 थी। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, मुगल कालीन चित्रकार जो पागल हो कर मर गया था वो दसवंत था, ये अकबर के काल का था। अगला है, जहांगीर ने किस चित्रकार को ईरान भेजा था? उत्तर है मित्रों बिशन दास, ईरान भेजा था, वहाँ के शासक ने मांग की थी। 19वां प्रश्न है, शासक जो नृत्य व संगीत में निपुण था? आदिल शाह बहुत ही निपुण व्यक्ति था नृत्य और संगीत में। अगला देखेंगे मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चारागाह किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ 20वां प्रश्न, नादिर उल असर की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया गया था। नादिर उल असर, इसका मतलब होता है उम्र का अनोखा। ये जहांगीर के समय में दिया गया था। दूसरा है नादिर उल जमा, यानी उम्र का आश्चर्य, कि इसकी उपाधि अबुल हसन को दी गई थी जहांगीर के समय में। अगला है मित्रों श्री कलम, श्री कलम यानी स्वीट पेन, इसकी उपाधि अब्दुल समद को दी गई थी अकबर के समय में। और एक और है मित्रों जरीन कलम यानी गोल्ड पेन, इसे भी अकबर के समय में मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। जरी कलम, जरी कलम ये अकबर ने दिया था मोहम्मद हुसैन को, जो कश्मीर का रहने वाला था, हुसैन। ऊपर नादिरुल जमा और नादिरुल असर जहांगीर ने दिया था, और जबकि श्री कलम की उपाधि और जरीन कलम यानी स्वीट पेन और जरीन कलम यानी गोल्ड पेन की उपाधि अकबर के समय में दी गई थी। ये पीडीएफ में छूट गया था मित्रों, टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ देंगे मित्रों, जो मित्र हमारे जुड़े हुए हैं। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं मित्रों। अगला, अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चारागाह किसने कहा है? देखेंगे मित्रों अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चारागाह कहा था। अगला है, सूर्य की किरणों के समान शासक को फैलना चाहिए, ये किस इतिहासकार ने कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि शासक को सूर्य की किरणों के समान फैलना चाहिए। इबादत खाना की स्थापना, इसे अकबर ने 1575 में स्थापित किया था। दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने कब की थी? जब काबुल से लौट के आया था 1582 में, तब उसने दीन इलाही की शुरुआत की थी। 1579 में मजहर की घोषणा की थी उसने, उसके बाद दीन इलाही की स्थापना की थी। अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। 25वां है, अष्ट कुलाधिकरण किस काल में थे? गुप्त काल में थे। अष्ट कुलाधिकरण था अलूतेदार और वलूतेदार,
अलूतेदार गांव के प्रभावशाली लोगों को कहा जाता था और बलूतेदार गांव के जो कर्मचारी होते थे उन्हें बलूतेदार कहा जाता था। ये शब्द पूछा जाता है प्रश्न में कि अलूतेदार कौन थे, तो गांव के प्रभावशाली लोग, जबकि बलूतेदार कौन थे, ये गांव के कर्मचारी वर्ग थे। 27वां है छापा मार, जिसे गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत मलिक अंबर ने की थी। मलिक अंबर उत्तर से दक्षिण तक जीतते हुए चला गया था छापामार या गोरिल्ला युद्ध की प्रणाली को। बाद में मलिक अंबर की इस गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को शिवाजी ने अपनाया था और सफलता प्राप्त की थी। हाथी गुफा लेख किस राजा से संबंधित है? खारवेल का है। हाथी गुफा लेख खारवेल से संबंधित है। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। उदयगिरी की गुफा में है। 29वां है खारवेल ने उत्तर भारत में किसको हराया था? तो उत्तर भारत में इसने सतमित्र और देवत्री को हराया था, जबकि दक्षिण भारत में इसने सातवाहनों को पराजित किया था। खारवेल एक प्रभावशाली शासक था। 30वां है अशोक ने 13वें वर्ष किसे नियुक्त किया था? तो अशोक ने 13वें वर्ष में धर्म महामात्य की नियुक्ति की थी। वो धर्म से संबंधित क्रियाकलापों की जांच पड़ताल किया करते थे। ये इसका वर्णन अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में किया है। 31वां है महोदय मित्रों, महेंद्र वर्मन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो मोगली पुत्र तीसरे से ली थी, जो तीसरी बौद्ध समिति के अध्यक्ष भी थे। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो अशोक ने उपगुप्त से ली थी। अगला देखेंगे मित्रों, सिंधु से पाटलिपुत्र मार्ग का वर्णन किसने किया है? तो सिंधु से पाटलिपुत्र तक के मार्ग का वर्णन मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में किया है और इसे नाम दिया है राजपथ। जियोग्राफी किसकी रचना है? ये टालमी की रचना है मित्रों। अगला है मौर्यकालीन फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में जो फौजदारी न्यायालय थे उन्हें कंटक शोधन कहा जाता था और जो दीवानी न्यायालय थे उनको धर्म स्थनीय कहा जाता था। भिक्षुक बनने पर किसने रोक लगा दी थी? भिक्षुक बनने पर चाणक्य या कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, 3 नाम है इनके, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्होंने रोक लगा दी थी। 36वां है फुहार या कावेरी पत्तनम बंदरगाह की स्थापना किसने की थी? ये चोल काल का बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था और इसकी स्थापना चोल शासक करिकाल ने की थी। 37वां है उत्तरापथ था, कहाँ से कहाँ तक था उत्तरापथ, यानी उत्तर का जो मार्ग था जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, ये तक्षशिला से उदयगिरी तक, उस मार्ग को उत्तरापथ कहा जाता था। 38वां है 2 हत्थे वाले पात्र। एक पात्र होता था मित्रों, उसमें 2 हत्थे लगे होते थे, इस तरह का पात्र होता था। एक हत्था इधर और एक हत्था इधर। ये रोमन कलश थे जो भारत में मिले थे, जिसे पता चलता था कि भारत का संपर्क उस समय व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंध रोम से था। अगला है धर्म चक्र जिन विहार कहाँ स्थित है? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। उसका जो है सारनाथ में स्थित है। अगला है पुनर्विवाह की अनुमति किसने दी थी? तो नारद स्मृति में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है और पुनर्विवाह के लिए ऐसे लोगों को अनुमति दी गई थी, महिलाओं को जिनका पति छोड़ गया हो या जिनका पति नपुंसक हो या किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसका उपचार संभव ना हो, इस तरह, या उसे देश निकाला दे दिया गया हो। ऐसे 4-5 कंडीशन थे जिनको पुनर्विवाह की अनुमति नारद स्मृति में दी गई है। मित्रों, फिर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।